हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। यार आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इतना जो तुम्हारा ये ह्यूज सा सिलेबस है, इसे रिवाइज कैसे करना है। ठीक है, कौन से चैप्टर में तुम्हें कब पता लग जाए कि हाँ ये मेरा चैप्टर डन है। तुम्हें ये चीज़ें बताऊंगा, प्लस मैं कुछ अपनी सिली सी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे मैं लास्ट में कुछ डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो बड़े आसानी से भूल जाते हैं, उन्हें याद रख के गया था नीट के पेपर में, वही बताने वाला हूँ। तो यार स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तुरंत स्टार्ट कर रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि यार सबसे पहले चीज़ तुम्हारे वीक चैप्टर कौन सा है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन है और स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर कौन है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम इस टाइम पे सारे चैप्टर्स को सेम इंपॉर्टेंस देके नहीं चल सकते हो, और तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे कौन से वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग है, कौन से स्ट्रॉन्गेस्ट है। मान के चल रहा हूँ, इतना तो पता कर लोगे यार। ठीक है, स्टेप 2, राइट योर होल सिलेबस इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। पहले तो सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए, तुम अपने एक सिलेबस को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक पन्ने में लिख लो। मैं बता दूं तुम्हें मैं क्या करता था, एक बार बता भी चुका हूँ, आज फिर से बता दे रहा हूँ। यार एक A4 साइज़ का पेपर लेता था। क्या करता था, एक A4 साइज़ का पेपर लो जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स डाल लो अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और एक चीज़ शायद मिसिंग है यहाँ पे, मैं ऊपर लिख देता था ना अपने प्रीवियस टेस्ट के स्कोर, प्रीवियस टेस्ट स्कोर लिख देता था, और यहाँ पे नेक्स्ट का टारगेट लिख देता था कि हाँ मेरे इस टेस्ट में इतने होने चाहिए, ये भी लिख देता था। अब ना ये मैं रैंडमली ऐसा चैप्टर नहीं लिख रहा, मैंने बोला ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिखने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ये देखो यहाँ पे मैंने एक बनाया है, वीक चैप्टर मेरे सबसे ऊपर लिखता था मैं, और स्ट्रॉन्ग चैप्टर थोड़े नीचे लिखता था। इससे क्या होता था यार, और मैं थोड़े से चेक बॉक्सेस बनाया था, उसमें टिक करने में बड़ी मजा आती थी। जब जब होते थे तो अगला चैप्टर करने की एक मोटिवेशन से आती थी, ठीक है ना। अब ये वीकर टू स्ट्रॉन्गर लिखने का फ़ायदा ये होता था कि कभी किसी टेस्ट में अगर मैं अपना टारगेट कंप्लीट ना कर पाया, तो जो मेरे चैप्टर छूटते थे ना, वो नीचे वाले छूटते थे यार। मतलब ऊपर वाले छूटे नहीं, ये नीचे वाले कुछ चैप्टर छूट जाते थे जो कि मेरे ऑलरेडी स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन में आते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है यार, तुम इसे लगाओ और तुम पहले तो फिगर आउट करो कि वीक, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट तुम्हारे कौन से हैं, उस हिसाब से इसे अरेंज करो, लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता हूँ यार, एट दिस टाइम तुम्हें डेली कितने चैप्टर्स रिवाइज करने चाहिए। सबसे पहली बात, ये पॉइंट ही गलत है, क्योंकि यार एक कांस्टेंट नंबर हो ही नहीं सकता कि तुम्हें डेली कितने चैप्टर्स रिवाइज करने चाहिए। इट शुड नॉट बी अ कांस्टेंट नंबर, क्योंकि डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, डिपेंड तुम्हारा कौन सा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उस पर वेरी करता है। आज तुमने पता लगा तुमने फिजिक्स उठा ली, आज तुमने पता लगा तुमने बायोलॉजी उठा ली, तो अलग अलग टाइम वेरी करेगा, है ना। ध्यान सुनना, इट डिपेंड्स ऑन कि तुम कौन सा चैप्टर या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। अब आता हूँ सब्जेक्ट वाइज रिवीजन स्ट्रेटजी, लेकिन हाँ मिनिमम ध्यान रखना, मिनिमम यार 3 से 4 चैप्टर तो करते जाना डेली रिवीजन, सारे सब्जेक्ट्स का मिला के, ठीक है ना। जैसे तुम्हें लगता है कि यार 3 से 4 आज नहीं हो पाएगा, तो ध्यान सुनना, कुछ जैसे बड़े चैप्टर तुमने सुबह सुबह उठा लिए, अब अगले जो 2 टारगेट कंप्लीट करने के लिए कुछ छोटे छोटे से उठा लेना यार। माइक्रोब्स कर लेना बायोलॉजी का, उसका सॉलिड चैप्टर कर लेना, इस तरीके से कर लेना यार, छोटे छोटे चैप्टर उठा लेना, ठीक है। लेकिन तुम्हें 3 से 4 का मिनिमम टारगेट कंप्लीट कर लेना है, मैक्सिमम का कोई वो नहीं है, डिपेंड्स ऑन कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा सब्जेक्ट है। आता हूँ अगले, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना यार, क्योंकि ऐसे हवा में सब्जेक्ट का रिवीजन करना से कोई मतलब नहीं होता। सभी सब्जेक्ट्स की अलग तरीके होते हैं, सभी सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से दिमाग में बैठते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स से। सबसे पहली बात, इजी चैप्टर्स फॉर यू, ऐसे चैप्टर जो तुम्हारे लिए इजी हैं, उनका रिवीजन का प्रोसेस क्या होगा, ध्यान से सुनना। सिंपल है, शॉर्ट नोट्स तुमने रिवाइज किए, फिर तुम PYQs पे आए, फिर क्वेश्चंस फ्रॉम नोट्स जो तुमने मार्क्ड किए हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान कि हाँ ये मेरे वीक रह गए थे, हाँ ये मेरा क्वेश्चन उस समय नहीं बना था, उस समय मुझे इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं याद आया था, तुमने स्टार कर लिया था। मैंने हमेशा से बताता है कि क्वेश्चंस को मार्क करते चलना अपने नोट्स में, वो वाले क्वेश्चंस कर लिए। अब आता हूँ चैप्टर जो तुम्हें हार्ड लगते हैं फिजिक्स में, उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होगा यार। हार्ड लगने का इन द सेंस जानते हो, एक ही मीनिंग होता है कि तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं नहीं पता है, ठीक है ना। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट नोट्स तो कॉन्स्टेंट रहेगा यार, शॉर्ट नोट्स पढ़ना। क्वेश्चंस यू डिड रॉन्ग इन द मॉक टेस्ट, वो जरूर देखना इस चैप्टर से, हार्ड है तो तुमने गलत जरूर किया होगा। फिर PYQ एंड मार्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम नोट्स, नोट्स के वही मार्क्ड क्वेश्चन और PYQ करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे तुम्हारा ये कठिन चैप्टर तुम्हें आसान लगने लगेगा धीरे धीरे करके, वो ये होगा, जो तुमने यहाँ पे क्वेश्चन गलत किया ना, कुछ कॉन्सेप्ट की वजह से किए होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस देख सकते हो इस टाइम में भी, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है, कैसे भी बने, ठीक है ना। गोज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, यार यही चीज़ तुम फिजिकल केमिस्ट्री में कर लेते हो, बायोलॉजी पे आता हूँ मैं, ठीक है ना। NCERT रीडिंग, ये पता ही होगा कि ये तो होगा इस पोर्शन में, NCERT के मतलब बायोलॉजी के रिविजन में NCERT रीडिंग की। नेक्स्ट पोर्शन जो है AR एंड स्टेटमेंट करना खुद के बनाए हुए। अब मुझे तुम स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो मैं हमेशा से बता रहा हूँ कि जब जब NCERT रीडिंग करो, टाइम लो, एक्स्ट्रा टाइम लो, लेकिन हाँ खुद से क्वेश्चंस बनाते जाओ, असर्शन बनाते जाओ, हर जगह तुम एग्जामिनर की तरफ सोचते जाओ। वैसा अगर मेरे साथ करते हुए आ रहे हो तो तुम्हारे पास खुद के क्वेश्चन होंगे, नहीं है तो तुम गूगल पे जाना, सर्च करना चैप्टर वाइज AR या स्टेटमेंट, तुम्हें मिल जाते हैं कई सारी कोचिंग के, नाम ले लेता हूँ यार, देखो
ऐसे एलन वेलन के मिल जाते हैं यार, उन्होंने डाल रखे हैं ऐसे ऑर्गेनाइज करके, ठीक है ना, तो तुम वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस मॉक से हो जाएगी, और तुम्हें वन वर्ड के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे मॉक टेस्ट से हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, जहाँ भी ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारे रॉन्ग हो रहे हैं, जहाँ जहाँ तुम्हारे ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं बायोलॉजी में, जैसे मुझे याद है यार, मेरे ना ऐसे फोटोसिंथेसिस में C4 C3 साइकिल्स में C2 साइकिल में बहुत ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज सा हो जाता था, और मेरी थोड़ी बहुत गलतियाँ होती थी, तो मैंने उसको इतनी बार रिपीटेडली पढ़ लिया कि लाइक मुझे कुछ कुछ अभी तक याद है वैसा पोर्शन, समझ रहे हो ना। तो उसे इतना ज़्यादा रिपीटेड रिविजन दे दो कि वो चीज़ दिमाग से हटे ही ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा बस। और फिर से एनसीईआरटी रीडिंग, यही सेम साइकिल चलेगी तुम्हारी बायोलॉजी में, बॉटनी हो या जूलॉजी हो, ठीक है ना, इससे हो जाएगी तुम्हारी बायोलॉजी अच्छे से। ऑर्गेनिक पे आता हूँ, ध्यान सुनना। ऑर्गेनिक का यार एक ही फंडा है, क्या रिएक्शन से याद रहनी चाहिए, कैसे याद रहेंगी। मेरा क्या था, मैं तब तक नोट्स को घिसता था, तब तक नोट्स को रिवाइज करता था जब तक कॉपी बंद करके मैं एक पन्ने में उस चैप्टर की सारी रिएक्शंस लिखना दूँ। एंड सेम तुम्हें करना है, क्योंकि रिएक्शंस ही याद करनी है यार। रिएजेंट से लेके प्रोडक्ट से लेके हर चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए, डिट्टो टिप टॉप तुम लिख पाओ एक पन्ने में पूरा, इतना याद होना चाहिए, ठीक है ना। वो चीज़ कर लेना। अब डू सेम सम PYQs, कुछ PYQs कर लेना, और नोट से कुछ क्वेश्चन जो सर ने कराएंगे वो कर लेना, इतना सफिशिएंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि रिपीटेडली इतना रिविजन कर लो कि तुम पेज में लिख पाओ। इस पॉइंट का ध्यान रखना, अगर तुम्हें करते हो तो तुम पक्का मुझे याद करोगे नीट के बाद कि हाँ भैया ने सही बताया था, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक पे आता हूँ, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, एक ही इसका फंडा है यार, बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है इनऑर्गेनिक में, तो रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज करो। क्वेश्चन ज़्यादा करने की ज़रूरत नीड तो है नहीं वैसे, देखो मॉक टेस्ट में तुम्हारे हो ही जाएगी प्रैक्टिस। आगे 30-40 क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ताकि सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक बार कवर हो जाए, जितने बन सकते हैं उस चैप्टर से वो कर लेना, बस इतना सफिशिएंट होता है। मैंने कैसे याद किया था, हाँ मेरी मिरर टेक्निक, मैंने तुम्हें बता दूँ कि मैं जो बहुत ज़्यादा डेटा वाला पोर्शन था या फिर जो मुझे याद नहीं रहता था, उसे मैंने एक अलग तरीके से याद किया। मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगा ना, मैंने अपने मिरर की फ़ोटो खींची थी, मेरे घर में इतना बड़ा सा एक मिरर था, मेरे पास एक परमानेंट मार्कर होता था, ठीक है ना। उसमें क्या करता था मैं कि लास्ट के लिए, लगभग मैंने ये चीज़ चालू की थी मार्च से, इसी टाइम से मैं कोई भी छोटी चीज़ पाता था कि मुझे लगता था कि मैं भूल जाऊँगा, ठीक है, लाइक वो ना डी ब्लॉक में वो होती नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज, इसकी वेनेडियम की कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये सारी चीज़ें ना मैंने उससे मिरर में लिख रखी थी याद करने के लिए। और मतलब यार मिरर के आसपास आना जाना लगा रहता है, तुम भी जाते होगे, अगर तुम्हारे कमरे में मिरर लगा है तो तुम दिन भर में ना, आजकल की आदत है कि तुम 15 बार तो जाते होगे वहाँ पे, है ना। और तुम देखोगे मैं कॉर्नर्स में लिख देता था, ऐसे बगल बगल सारा पूरा भर दिया था मैंने, वो तो मैंने मिटा के फ़ोटो खींची है, पूरा भरा हुआ था, ठीक है ना। परमानेंट मार्कर से लिखना, अगर तुम करना चाहो तो ये कर सकते हो, परमानेंट मार्कर से लिखोगे तब भी मिरर पे मिट जाता है, ठीक है ना। अच्छा मज़ा आती है, याद हो जाता है। और मुझे याद है कि एक क्वेश्चन शायद मेरा नीट में फंसा भी था, जो मैं जस्ट पेपर देने जा रहा था, मैं सुबह उठ के ऐसे मिरर में देखा, केमिस्ट्री का ही कुछ था वो क्वेश्चन, एग्जैक्टली नहीं याद, बट मेरा एक क्वेश्चन उससे फंसा था। तो ये टेक्निक मेरे लिए भाई बहुत काम करी, थैंकफुली, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है, बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। थोड़ा पागल वाली टेक्निक है, बट यार मेरे लिए वर्क की, तो मैं बता रहा हूँ, कर सकते हो तुम भी। अब ध्यान सुनना यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। क्यों? क्योंकि मैं फालतू बकवास नहीं करता हूँ, मेरे सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें काम की लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को ना लगे तो मत करना यार। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।